साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे, यह मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है जिसका नाम है चेतन मीना इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित कराई जा रही है, उसी टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसको पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इसमें वह है, देश की पहली मलखम अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है। तो आप चारों ऑप्शन देखें, इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है उज्जैन। उज्जैन में स्थापित की गई है। कुछ चीज़ों को और याद रखिएगा। मलखम जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। तो मलखम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके अलावा यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, सफ़ेद लिली है। जबकि राजकीय वृक्ष के रूप में बरगद है। और राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज, जिसे शाही बुलबुल कहते हैं, और जिसका साइंटिफिक जो नाम होता है वो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर ये है। और यहाँ की राजकीय नदी कौन सी है, तो वह है नर्मदा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। आप चार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर था। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कुछ किताबों में जो है वो 3,08,245 मिलता है, लेकिन ये जो था ये अमरकंटक विवाद की वजह से जो सुलझा लिया गया है। अब जो एक्चुअल जो है वो आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% कितना है, 9.38% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें मध्य प्रदेश को, तो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्दिष्ट करता है। तो चार ऑप्शन देखिए। इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय और विक्रय किया जाता है वो उसी से संबंधित है आपका खुली बाजार कार्रवाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो खनन क्षेत्र और खनिज, इन दोनों में से देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखें, डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क से संबंधित है। डल्ली राजहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। राखा खान जो है ये तांबा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और राखा खान आपका झारखंड में है। नेल्लोर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, परंतु ये मैग्नीज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तांबा और अभ्रक से संबंधित है। तो नेल्लोर तांबा और अभ्रक से संबंधित है और कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। और वहीं पे अमरकंटक कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के खनिज के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति 2015 में गठित की गई थी, बीएन कृष्णा की अध्यक्षता में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस तारापुर समिति का संबंध किससे है। तो चार ऑप्शन आप देखिए। इसमें है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, पूंजी खाते पे या चालू खाते पे। तो याद रखिए, पूंजी खाते पे परिवर्तनीयता से किस चीज़ों को देखने के लिए यह समिति गठित की गई थी। कब गठित की गई थी, 1997 और 2006 में 2 बार ये समिति गठित की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं में से एक, चार ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो आप देखें, इनके द्वारा स्वदेश, राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन, ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं थी। जबकि राष्ट्र कर्तव्य जो है ये इनके कह सकते हैं इनके संग्रहों में से सम्मिलित नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि 1992 में ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष कंप्लीट किए। और वहीं 1977 में 1977 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है या की जा रही है। तो ये जो है आपका कहाँ पे स्थापित हो रहा है, मंडला में। कहाँ पे, मंडला में स्थापित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडला जिले में जैविक अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है, जिसका संचालन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति है या
मेमोरी है। तो आप इसमें देखें चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है कैश मेमोरी, या जिसे कैच मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो है ये सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच में, सीपीयू और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच में अत्यधिक तेज छोटी आकार की ये जो स्मृति होती है इसे कैश स्मृति या कैच मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर के उस भाग या प्रोग्राम के आंकड़ों को संग्रहित करता है जो सीपीयू द्वारा प्रायः इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिसे तुरंत उसे चाहिए होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है ब्राउजर क्या है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें इंटरनेट पर वेब पे सर्च करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्राउजर होता है। जैसे कि आपका जो गूगल क्या है, गूगल आपका ब्राउजर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के संदर्भ में 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी। तो ये जो है आपकी ये जो तिथि है आप देखें चारों ऑप्शन, तो इसमें जो बैरकपुर विद्रोह होता है ये 29 मार्च 1857 को होता है। और ये विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तथा एंडूजुरेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी थी। किंतु शीघ्र ही इन्हें जो है इस विद्रोह को कुचल दिया गया और इन्हें पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। चार ऑप्शन देखिए, साहूकार है, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। तो इसमें से आप देखें जो ऋणी होता है मतलब जो पैसा उधार लेता है वो मुद्रास्फीति में फायदे में रहता है। कैसे, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, इसके कारण मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो चार ऑप्शन आप देखिए, तो आप इसमें देखेंगे ठगी प्रथा ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है, दास प्रथा एलन बैरो से संबंधित है, नरबली प्रथा कैम्बल से संबंधित है और पिंडरियों का दमन जो है वो किससे संबंधित है, तो पिंडरियों का दमन वारेन हेस्टिंग से संबंधित नहीं है जब बल्कि ये लॉर्ड हेस्टिंग से। किससे, वारेन हेस्टिंग की जगह यहाँ पे वारेन का लॉर्ड होना चाहिए, लॉर्ड हेस्टिंग से, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ी चीज़ों को और देखते हैं, तो जो ठगी प्रथा है ये 1830 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कर्नल स्लीमैन नामक अधिकारी के सहयोग से ये ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। वहीं दास प्रथा की बात करें तो 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के समय नियम 5 के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था। और नरबली प्रथा की बात करें तो 1845 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय में कैम्बल की सहायता से, कैम्बल जो एक अधिकारी था इसकी सहायता से खोंड जनजाति में, ये जनजाति आपकी उड़ीसा में पाई जाती है, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, और वहीं हाँ थोड़ा सा पिंडरियों के दमन की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग जिनका कार्यकाल गवर्नर के रूप में 1813 से लेकर के 1823 के मध्य में रहता है, तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य में होता है, इसी दौरान पिंडरियों का दमन किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही है। तो आप चार ऑप्शन देखें, इसमें सही उत्तर क्या है, 1961 से 1971 के दौरान जो है उच्चतम वृद्धि दर हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही है, जबकि न्यूनतम कब रही है, तो 1911 से 1921 के दौरान ये ऋणात्मक रही है, निगेटिव वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम या कालक्रम चुनिए। तो आप चारों ऑप्शन देखिए, लखनऊ समझौता जो है ये आपका 1916 से संबंधित है। स्वराज दल की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है मार्च 1923 में होती है। और वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 में होता है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु होती है वो 1 अगस्त 1920 को होती है। तब आप इसको सुमेलित करिए, तो पहले पे क्या आएगा, लखनऊ समझौता आएगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा 1919 का, फिर आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 20 में, और फिर सबसे लास्ट में स्वराज दल की स्थापना हो जाएगी 1923 में। तो 1342 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये हमें इसमें बताना है। तो आप देखें, जो गीत गोविंद, चार ऑप्शन देखिए, गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव के द्वारा की गई थी, जबकि विक्रमांक देव चरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा, और राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हड़ के द्वारा की गई थी, और कथा सरित सागर की रचना जो है वो सोमदेव के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो हो जाता है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
इसमें बताना है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। चार ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें सही उत्तर जो है आपका ए ऑप्शन 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यह है NH 135 BB जो है ये किसे जोड़ता है? तो ये जो है आपका बरगढ़ से डभौरा को जोड़ता है, बरगढ़ से डभौरा को जोड़ता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 7.5 किलोमीटर है। तो अब यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है यहाँ से जो गुजरती है, वो है आपकी NH3 है। कौन सी है? NH3 है। और ये आगरा से मुंबई को जोड़ने का कार्य करती है। और इस आगरा से मुंबई के रूट पर मध्य प्रदेश के जो हैं कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? मुरैना है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, राजगढ़ है, सीहोर है, देवास है, इंदौर है, बड़वानी है। आगे चलते हैं। अगला है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति प्रारंभ की थी? तो यह जो नीति है वो संगम वंश के राजा देवराय प्रथम ने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो देवराय प्रथम ने इसको प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम इन्होंने विजयनगर सेना में 10,000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। जबकि यदि कहा जाए सर्वाधिक मुसलमानों को किसने भर्ती किया था विजयनगर साम्राज्य में, तो देवराय द्वितीय ने किया था। दोनों ही प्रश्नों में मूलभूत अंतर हो तो समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। मंगल लाल क्यों, जो मंगल ग्रह ये लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये जो लाल जो दिखाई पड़ता है ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से ये लाल दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो 21 है घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली देश की नहीं प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? महू में स्थित है, महू में। अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है फैसला क्या है? तो फैसला जो है ये एक भीली भाषा की एक फिल्म है। तो दुनिया की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला है और इसकी संपूर्ण शूटिंग जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई है। आगे बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है? तो चारों ऑप्शन देखिए। इसमें जो अमीबा होता है इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप देखें चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसमें ल्यूवेनहॉक ये सूक्ष्मदर्शी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये कोशिका सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कोशिका सिद्धांत से संबंधित कौन रहे? जैकब स्लाइडन और थियोडोर श्वान रहे हैं। जबकि रॉबर्ट ब्राउन जो है ये केंद्रक से या उसके बारे में रिसर्च करने से संबंधित रहे हैं। जबकि जीवद्रव्य से संबंधित रहे, जीवद्रव्य से पुरकिंजे संबंधित रहे हैं। और रॉबर्ट हुक जो हैं वो कोशिका से संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण नहीं है? तो आप देखें इसमें सही उत्तर क्या है? लोहा। जो लोहा ये सूक्ष्म पोषण में नहीं आता है। जबकि आपका मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज ये सूक्ष्म पोषण मतलब सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, पर लौह की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला है रेटिना। जो आंख में रेटिना होती है कैमरे के किस भाग के अनुरूप होती है? तो ये जो है आपका चार ऑप्शन देखिए। इसमें जो फिल्म होती है कैमरे में जो फिल्म होती है उसके ही अनुरूप ये होती है। अगला है शेक्सपियर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो शेक्सपियर पुरस्कार से सुभद्रा कुमारी चौहान को नवाजा गया है। इन्हें झांसी की रानी नामक रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुव व्यास में अंतर कितना है? तो चार ऑप्शन देखिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 43 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है कितना होता है? 12,756 किलोमीटर है। और वहीं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत पे क्या होगा? ज़्यादा लंबाई होगी, ठीक है, और ध्रुव पर कम होगी। तो ध्रुवीय विस्तार कितना है? वो है 12,713.6 किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी का जो औसत व्यास जो आता है वो कितना आता है? 12,742 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 43 किलोमीटर जो है इनका अंतर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चार ऑप्शन देखिए। इसमें जो चंद्रमा होता है इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने हेतु नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आप इसमें चार ऑप्शन देखिए। तो जो उग्र होता था ये अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला स्वतंत्रता से पूर्व भी जिले के रूप में गठित था? तो चारों ऑप्शन में से जो आगरा का आगर मालवा है ये है। तो वर्ष 1904 में आगर मालवा एक जिले के रूप में गठित था, जिस हेतु इसके पुनः जिले के रूप में गठित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। आगे चलते हैं। अगला है भारत में पहली बार आचार संहिता किस वर्ष लागू की गई थी?
तो सही उत्तर है वर्ष 1960 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो केरल राज्य में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये पंचमढ़ी है आपका, ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, यहाँ याद रखिएगा होशंगाबाद जिले का जो नया नाम प्रस्तावित किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। तो होशंगाबाद जिले में पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित महादेव पहाड़ी के अंतर्गत राज्य का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1067 मीटर है। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी व सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर है आपका उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में मंगलनाथ स्थान पर, कहां पे? मंगलनाथ स्थान पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहां है? तो वो बैतूल के बरसाली में है। और अविभाजित अनडिवाइडेड भारत का केंद्र बिंदु कहां है? कटनी के करौंदी में। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां है? वो सागर जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन देखिए, जो पंचमढ़ी है इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अब ये है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित पंचमढ़ी, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो पंचमढ़ी को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने के कारण मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा कितनी होती है? 215 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपका वास्तविक चेरापूंजी है ये कहाँ पे? ये मेघालय में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं 37 पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1978 में। कहाँ पर? 1978 में। और कहाँ पे स्थित है? भोपाल में है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो चार ऑप्शन देखिए, इसमें से जो नौरादेही है ये बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं, बल्कि जबकि अन्य जो है इसमें शामिल हैं। अगला है, नर्मदा नदी के बेसिन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें 89.9% जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी जो है ये आपके अमरकंटक की चोटी से ये जो मैकाल पर्वत है, शहडोल जिले में मैकाल पर्वत जो विस्तारित है, यहाँ पर अमरकंटक की चोटी से ये नर्मदा नदी निकलती है। और निकलने के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और ये जो है इसके दक्षिण में आप देखेंगे, इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं और उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणियां हैं। तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य जो रिफ्ट वैली है उससे होकर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में आपका बरनेर है, हरेन है, छोटा तवा, कुंडी, गोई, ये जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है? तो सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई जो है आपका इंदौर में होती है। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि सर्वाधिक पवन चक्कियाँ जो है कहाँ पे हैं? वो देवास में। प्रमुख जो रूप से कहाँ पे है? जमगोदरानी में है। तो सर्वाधिक पवन चक्कियाँ यदि कहा जाएगा तो वो आपका देवास में है, परंतु सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है पवन चक्कियों से? इंदौर में होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो मंदिर है ये शिवना नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। शिवना नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनौद तहसील में स्थित शिवना नामक ग्राम से होता है। शिवना नदी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित रतलाम, मंदसौर जिले में प्रवाहित होती है, जिसकी सहायक नदियों के रूप में शोमली, रेतम तथा गीड़, ये ऐसे लिखा जाएगा, गीड़ जो है इसकी सहायक नदियों में आती हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ 42 नंबर पे चलते हैं। ये आपका 42, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा को कहा जाता है। तथा प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को कहते हैं। आगे चलते हैं, आलाखंड की रचना किसने की थी? तो आलाखंड की रचना जो है जगनिक ने की थी। और लोक कवि जगनिक ने विख्यात आलाखंड की रचना कर इन्होंने एक प्रसिद्धि प्राप्त की। और आल्हाखंड का जो संबंध है वो महोबा के राजवंश से, और इसमें दो प्रसिद्ध यहाँ के जो सेनापति रहे हैं आल्हा और उदल, उनका चरित्र मतलब वर्णित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजातियों की दृष्टि से जो है भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा
यदि आप देखें 2011 की जो जनगणना होती है इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक लोग जनजाति वर्ग के हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। और मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां हैं। इस प्रकार जनजाति की संख्या के आधार पर भी, मतलब जो इनमें वैरायटी है इसकी संख्या के आधार पर भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा पहले पे हमने बात की कि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरे पे कौन सा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उड़ीसा है जनसंख्या के, जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से। और जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। ठीक है, कहाँ पे है, गोवा में है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में जो है, पुडुचेरी में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो क्या है, 0। यहाँ जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब ये तो जनसंख्या की दृष्टि से था। यदि आप परसेंटेज की दृष्टि से देखें, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है, फिर दूसरे पे नागालैंड है, तीसरे पे मेघालय, और परसेंटेज के हिसाब से मिनिमम जो जनजाति जनसंख्या है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित का। कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ये प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग राज्यपाल थे, और ये राज्यपाल श्री पुरुषोत्तम दास विनायक दीक्षित ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने उस समय के तत्कालीन राज्यपाल केसी रेड्डी की विदेश यात्रा के जाने पर 3 फरवरी 1966 से लेकर के 9 फरवरी 1966 केवल 7 दिनों तक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट होती है, ये किस नगर से होकर के गुजरती है? 4 ऑप्शन देखिए, तो ये इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इसके बारे में और थोड़ी चीज़ देखें तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है, ये पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। साथ ही यह छत्तीसगढ़ के नगर जगदलपुर से भी होकर के गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे IST कहते हैं, या ग्रीनविच मध्य समय GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म का सुमेल नहीं है? तो आप देखें, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं, भोर घाट आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और पाल घाट आपका केरल में है। थाल घाट, भोर घाट ये दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे चलते हैं, और ये जो भोर घाट है इस दर्रे से होकर के मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, जो थारू जनजाति है ये आपकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाई जाती है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। भाटिया जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में पाई जाती है। भाटिया या भोटिया ये उत्तराखंड में पाई जाती है। मुंडा जो है, मुंडा ये आपकी झारखंड और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ना कि बिहार में। जबकि जो कोल जनजाति है ये राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला है बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क होता है? तो ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2013 के अनुसार भारत में बॉक्साइट के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे झारखंड है उत्पादक के रूप में। और उड़ीसा जो है उत्पादन और संचित भंडारण की दोनों की दृष्टियों से पहले नंबर पे है। और यदि विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है। आगे बात कर लेते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है मकराना से प्राप्त किया जाता है। तो सांभर झील जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, और ये सर्वाधिक लवणीय आपकी झील मानी जाती है भारत की। तो इसके पश्चिम भाग के निकट मकराना है। तो मकराना याद रखिए कहाँ पे है? राजस्थान में। जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया गया है, इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, इसका निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? तो आप इसमें देखें, कुल 12 अनुसूचियां, इसमें से जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो इसके बारे में और देखें तो यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। और इसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में, इसी 10वीं अनुसूची में 91वें
91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भी संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना भी था। तो याद रखिएगा, जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसी के माध्यम से मंत्रिपरिषद को सीमित किया गया कि कितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 15%। मतलब लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसकी 15%, इसी प्रकार से राज्यों में जो विधानसभा होगी उसकी 15%। परंतु यहाँ पे अपवाद किसका है? दिल्ली का। दिल्ली में कितना हो सकते हैं? मैक्सिमम 10% हो सकते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, केंद्र प्रधानमंत्री सहित 15%, राज्य में मुख्यमंत्री सहित 15%, और दिल्ली में 10% जो है मुख्यमंत्री सहित। मतलब दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पे केवल 7 जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्री हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर जो है वो है स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो आपका इकहरी नागरिकता है यह संघीय लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इकहरी नागरिकता जो ये एक संघात्मक लक्षण होता है, एक इकहरी मतलब कह सकते हैं एक एकात्मक लक्षण होता है। तो जो संघीय लक्षण है इसके अंतर्गत आपके लिखित संविधान, कठोर संविधान, ठीक है, किन राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि आते हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को समझा जाता है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो जो आपकी संसद होती है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, जिसमें से निचला सदन जो होता है लोकसभा होता है, उस सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, इनसे मिलकर बनी होती है, जिसमें से राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होती है। अगला है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो सही उत्तर क्या है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक होता है। यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, एक संचित निधि का चर्चा होती है, संचित निधि जिसे इंग्लिश में कॉन्सोलिडेटेड फंड कहते हैं, इसकी चर्चा आपका आर्टिकल 266 में किया गया है। और एक दूसरी फंड होता है आकस्मिकता निधि, कॉन्टिजीनियस फंड, इसकी चर्चा 267 में की गई है। कई बार पूछ लेता है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें सही उत्तर है बीबी गिरी जो है इससे संबंधित रहे हैं। तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74 तक रहता है, और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से में पाया जाता है? यह इससे संबंधित है। तो रोपड़, हड़प्पा। अगला 2 ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा। तो ये मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन देखिए, इसमें जो मौलिक अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर किया जाता है। तो हीनयान में क्या होता है, बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा महायान में की जाती है, जबकि हीनयान में इन्हें महापुरुष माना जाता है।
आगे बात कर लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महान जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो सही उत्तर क्या है? अगुंतर निकाय में मिलती है। आगे बात कर लेते हैं किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक दान दिया था। आगे बात कर लेते हैं मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो चार ऑप्शन देखिए, इसमें जो सीताध्यक्ष होता था इसके द्वारा भूमिकर जो है एकत्रित किया जाता था। इसके अलावा जो अग्रोनोमाई है ये जिले का अधिकारी कहा जाता था जिसे कि डीएम होता है। इस जो शुल्काध्यक्ष होते थे ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूला करते थे, जबकि अक्राध्यक्ष जो होते हैं खानों का नियंत्रण करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से शेरशाह सूरी था, इन चारों में से सर्वाधिक उच्च शिक्षित था। इसने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में होती है? तो ये लुई 14वें के समय में शासनकाल में होती है, इसको याद रखिएगा। अगला है महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। आगे बात कर लेते हैं नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नाना साहब जो हैं ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? धोधू पंत था। याद रखिएगा, इनका पेशवा नाना साहब का वास्तविक नाम जो था धोधू पंत था, जबकि इनके जो कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसके सरकारी इतिहासकार थे SN सेन, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? 1857, और ये कब प्रकाशित होती है? 1957 में, आज़ादी के बाद। आगे बात कर लेते हैं दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन सेम रोबोट का संबंध किससे है? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, तो ये है रोबोटा शब्द का अर्थ क्या है? तो रोबोटा शब्द का जो अर्थ है ये है आपका बधुआ मजदूर से संबंधित है, बधुआ मजदूर या गुलाम, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं बड़े बैंकों में से छोटी छोटी चोरी करना किस साइबर अटैक की श्रेणी में आता है? तो ये सलामी साइबर अटैक की श्रेणी में आता है। अगला है ऐसे साइबर सुरक्षा पेशेवर जो किसी संस्था को आवश्यकता के समय सुविधाएं देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये ब्लू हैट्स हैकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्लू हैट्स हैकर कहलाते हैं। अगला है हाल ही में प्रचलित कोई कू ऐप के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं वो हैं अप्रमैया राधाकृष्णन। इन्होंने मयंक बिडवाटका के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की है और यह ट्विटर की तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, कू ऐप। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था। इसी की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित किया है। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूर सीमा क्या कर दी गई है? तो इसको 20 हफ्ते से बढ़ा करके 24 हफ्ते कर दिया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये 16 मार्च 2021 को राज्यसभा से पारित हुआ था और लोकसभा से 17 मार्च को पारित हो गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में WHO ने किस कंपनी को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन को दी है। तो WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। यह तीसरी वैक्सीन है जिसको मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। इससे पहले फाइजर या बायो एनटेक है उसको, और दूसरा था एस्ट्रोजेनेका, इनको मंजूरी दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, केंद्र सरकार ने 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर किसे माना गया? सबसे जो इसमें सूचित किए गए उनको देश का सबसे अच्छे शहर माने गए। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इस सूची में प्रथम स्थान पर बेंगलोर रहा है। इसमें कुल 111 शहरों को शामिल किया गया है और पहले पे बेंगलोर है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो 9वें नंबर पर इंदौर आता है और 10वें नंबर पर ग्रेटर मुंबई आता है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला जो है वो पहले स्थान पर आता है, हिमाचल की राजधानी शिमला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, तो भारत ने हाल ही में किस देश को 2000 टन चावल भेंट दिया है? तो सीरिया को दिया है, चूंकि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है आपका दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाना है, चूंकि
जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष 75 वर्ष पूरा करेगा, उसी वर्ष इस गगनयान मिशन का लक्ष्य जो है वर्ष 2022 तक 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में भेजना है। इस मिशन की कुल लागत जो है वो 10,000 करोड़ रुपए है, तो 2022 तक भेज देना है। अब इसकी जो संभावित तिथि है जो है वो दिसंबर 2021 है। आगे बात करते हैं, लोकसभा और टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संसद टीवी। तो राज्यसभा सचिवालय ने 1 मार्च 2021 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि पिछले साल अर्थात 2020 में ही जून माह में इसके विलय कर दिया गया था। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है किसे नियुक्त किया गया? तो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। इनको बुलडोजर मैन की उपाधि दी गई थी। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बारे में और चीजें देखें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया तथा राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। और यहाँ सोनभद्र के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आगे बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन को बंद करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र से। आगे बात कर लेते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है, तो जब वायु दाब कम होता जाएगा, ऊपर जाएंगे, तो चूंकि जो ये जो आपका पेन में स्याही होती है, ये वायुमंडलीय दाब और जो अंदर का दाब होता है इसमें साम्यावस्था होती है, इसीलिए ये फ्लो नहीं करता है। जब ऊपर जाते हैं हवाई जहाज में तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये फ्लो करने लगता है, बाहर निकलने लगता है। आगे बात करते हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जो जल होता है वो जम नहीं पाता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। आगे बात करते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर भरा जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, ओमार का तात्पर्य क्या होता है? तो ओमार का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन देखिए, इसमें थोरियम जो है ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बारे में और चीजें देखें तो थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? सोर्स क्या है? मोनोजाइट है। मोनोजाइट एक प्रकार का बालू मिलता है। ये जो थोरियम जो है ये केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, प्रथम दक्षेश खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम दक्षेश खेल का आयोजन जो है ये काठमांडू में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में इसका आयोजन किया गया था। और जो लेटेस्ट हुआ है वो 13वां जो दक्षेश खेल का आयोजन 2019 में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल के 2 शहरों में, काठमांडू और पोखरा में। और इसमें कुल 7 जो सार्क के सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सार्क के 7 सदस्य देश कौन से हैं? तो भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। आगे बात कर लेते हैं 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जो है 2016 का कबड्डी विश्व कप वो भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने। अगला है 92 सेब के फली में लाली का कारण क्या होता है? तो इसमें लाली का कारण जो है एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन होता है। तो ये एंथोसाइनिन नामक वर्णीय लवण की वजह से होता है, जबकि जो आपका नारंगी रंग के वर्णक होते हैं, जैसे कि आपका गाजर जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन वर्णक की वजह से होता है, और जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है, जबकि चुकंदर का जो कलर होता है वो बीटरनिन जो वर्णक होते हैं उसकी वजह से होता है। आगे बात कर लेते हैं, वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर, जबकि कपिल देव की पुस्तक का नाम क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी BS रमा देवी थी। ठीक है, जबकि जो रेखा शर्मा है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 9वें नंबर की अध्यक्ष हैं ये। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, तो PL पुनिया जो है ये इसके अध्यक्ष नहीं रहे। PL पुनिया जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के SC वाले जो होते हैं उसके थे, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये नहीं थे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अनुसूचित
जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्ष चौहान। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला जी हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या 20 होती है और मिनिमम जो होती है 10 होती है। और जो एनजीटी है अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 5 मई 2010 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। आगे बात करते हैं निम्न से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रूस की वैलेंटीना तेरेश्कावा है। और जबकि पुरुष के रूप में रूस के ही यूरी गागरिन थे। जबकि जो जुनको तमाई हैं, ये जो हैं ये जापान की है और पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आगे बात करते हैं जोरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जोरोंटोलॉजी जो है ये वृद्धावस्था है या वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। और यह जो है जोरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जो कि वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित है। अगला है शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थ्रोप्लास्टी है वो आपका, चार ऑप्शन देखिए, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन इससे संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, हर्षवर्धन की किस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता है? तो चार ऑप्शन देखिए, इसमें जो प्रयाग सभा है इसे मोक्ष परिषद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।